गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि साइकोलॉजी का जो वीडियो है 100 जो ऑब्जेक्टिव था वो डाला जा चुका है अपने चैनल यूट्यूब साजन क्लासेस पे, ठीक है। तो आज हम लेके आए हैं पॉलिटिकल राजनीतिक शास्त्र का ऑब्जेक्टिव हो चुका है। सब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव है वो मैंने रिपीटेड सवाल को उठाया है और उसका सॉल्यूशन जो थोड़ा डिटेल में यहाँ पर मतलब करवाने के लिए आया हूँ, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो जरूर से जरूर कमेंट करें ताकि मैं फिर और ज़्यादा मोटिवेट हो सकूं। और नेक्स्ट वीडियो जो है किस सब्जेक्ट पर आएगा, मैं बार बार बोलता हूं कि कमेंट कीजिए आप कि किस सब्जेक्ट पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए आपको, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं अपने सवाल पर। राजनीतिक शास्त्र का 10 वर्षों में जो है अभी तक 10 वर्षों में पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण सवाल लेंगे, ठीक है। इसका ये सीरीज पहला है, ये जितना इंपॉर्टेंट है बीवीआई उसको हम लोग इसमें लेने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग अपना सवाल पर। हम लोग का जो पहला सवाल है वो है नक्सलवाद। ये जो नक्सलवाद क्या है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो नक्सलवाद जिसे माओवादी भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? माओवादी आंदोलन, ठीक है। क्या बोला जाता है नक्सलवाद को? माओवादी आंदोलन। तो नक्सलवाद जिसे माओवादी आंदोलन भी कहा जाता है, भारत में एक प्रमुख उग्रवादी आंदोलन है, ठीक है ना। ये हो गया आपको देश को अंदर से खोखला करने वाला है, ठीक है, ये नक्सलवाद। इसकी शुरुआत जो कब हुई थी? 1967 से हुई थी। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? किस ईस्वी से हुई है? 1967 से। और कौन सा राज्य से हुआ है ये भी याद रखना आपको कि नक्सलवाद का जो जन्म जो है कब हुआ था और ये किस राज्य से इसकी शुरुआत हुई है। तो ये हुआ 1967 पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई है। कहाँ से? पश्चिम बंगाल में एक गांव है जिसका नाम है नक्सलबाड़ी, ठीक है, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। जहां चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने किसानों के अधिकारों के लिए सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया है। नक्सलवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन पर्पस जो होता है नक्सलवाद का क्या है वो देखते हैं हम लोग। तो नक्सलवाद का मुख्य उद्देश्य भूमि सुधार और सामाजिक असमानता के खिलाफ लड़ाई है। यह आंदोलन मुख्य रूप से माओवादी विचारधारा पर आधारित है, ठीक है, जो मानती है कि समाज में व्याप्त अन्याय और शोषण को समाप्त करने के लिए हिंसक संघर्ष आवश्यक है। मतलब ये मतलब अपने हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है। जबकि देखिए इसका उद्देश्य सही है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका देखिए मेन पर्पस जो वो क्या है वो देखते हैं हम लोग। इसका मुख्य उद्देश्य कि भूमि को मतलब भूमि सुधार होना चाहिए और सामाजिक असमानता मतलब समाज में जो असमानता फैला हुआ है, गरीब के मतलब गरीब का कुछ अलग नियम कानून होता है, अमीर के लिए कुछ अलग होता है, मतलब वो जो है वो समान रूप से हो, सभी के साथ समान न्याय हो, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि समाज में व्याप्त अन्याय और शोषण को समाप्त करने के लिए हिंसक संघर्ष आवश्यक है। मतलब ये सब चीज को क्या करने के लिए, सुधार लाने के लिए ये लोग क्या मतलब ये जो है सरकार के खिलाफ भी जाएगा और हो सके तो देश के खिलाफ भी जाएगा, देशद्रोही काम भी करेगा इसके लिए। तो ये जो इसका जो भी मांग है, इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो मतलब सही है, लेकिन इसको सही करने के लिए इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो क्या कर रहा है? गलत रास्ता को क्या कर रहा है? चुन रहा है, जिससे कि देश में क्या होता है मतलब अराजकता फैलता है और देश में जो है माओवादी हो गया या नक्सलवाद के कारण जो है बहुत सारा घटनाएं दिन ब दिन घटते रहती है और इससे देश का क्या होता है? बहुत भारी नुकसान भी होता है, ठीक है। आज जो है नक्सलवाद भारत के कई राज्यों में सक्रिय हो गया है। आज जो अगर नक्सलवाद का हम लोग देखते हैं तो हर एक राज्य लगभग छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इन सब राज्यों में विशेषकर नक्सलवाद जो धीरे धीरे सक्रिय हो गया और ये देश को अंदर ही अंदर क्या कर रहा है? खोखला करने का कोशिश कर रहा है। यह जो है यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। देश के बाहर से तो आप लड़ लेंगे, क्या कि वो तो बॉर्डर के सामने आएगा, सामने से मतलब दुश्मन रहेगा उसको तो आप मार लीजिएगा, लेकिन देश के अंदर जो बैठा हुआ जो हमारा दुश्मन है, जो देश को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रहा है, ठीक है, ये नक्सलवाद जो फैला है जो हमारा देश को क्या कर रहा है? अंदर से इसको क्या कर रहा है? खोखला कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। तो उसको क्या आंतरिक सुरक्षा का जो होता है ना बहुत ही क्या होता है? घातक होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमसे कोई लड़ाई करनी है तो जो आमने सामने है तो वो आप उससे आराम से लड़ाई कर लेंगे, ठीक है, लेकिन आपके घर में ही अगर आपका दुश्मन है तो उससे आप नहीं जीत पाएंगे, ठीक है। तो उसी तरह से ये नक्सलवाद है कि सामने से जो होता है वो तो कर लेंगे, जैसे इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होगा, चाइना का युद्ध होगा तो आमने सामने लड़ा जाएगा, लेकिन अगर देश में ही हम मतलब देश के अंदर ही बैठे आदमी जो है देश के खिलाफ ही अगर हो जाए तो उससे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि कौन कहाँ से क्या कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सब देश के अंदर ही हो रहा है, आंतरिक मतलब गतिविधि होता है इसके अंदर।
इसमें सब एक दूसरे से जुड़ा होता है और कोई भी जो इसके बारे में क्या होता है, सही मायने में इसका हम लोग को न्यूज जल्दी पता नहीं चलता है। बहुत सारा घटना घट जाने के बाद उसके बारे में हम लोग को पता चलता है। ठीक है, तो ये क्या आंतरिक चुनौती का एक खतरा बना हुआ है। इस आंदोलन के कारण और इसके प्रभाव को समझना आवश्यक है ताकि इसके समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए। ठीक है, अगर देश को और मजबूत बनाना है, ठीक है, देश को समृद्ध बनाना है तो नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, अगर नक्सलवाद खत्म हो जाता है तो समझ लीजिए देश का आधा से ज्यादा दुश्मन जो है समाप्त हो गया। ठीक है, ये नक्सलवाद है जो कि कभी कभी क्या करता है, हमारे पड़ोसी देश को क्या करता है, मतलब कुछ जो इंपॉर्टेंट क्लू होता है या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट न्यूज होता है जो उसको देता है और अपने देश में जो है कुछ हमला या कुछ ऐसा गतिविधि करवा देता है जिससे कि हमारा देश को भारी नुकसान हो जाता है। ठीक है, ये इसका मेन जो पर्पस था वो अपने पर्पस से क्या हो गया, अलग हट हो गया, अलग से हट के मतलब काम करने लगा, अपना फायदा के लिए क्या करता, अपना एक संगठन बनाया हुआ, अपने फायदा के लिए देश को भी ये बर्बाद कर सकता है। तो इस तरह से नक्सलवाद के बारे में अगर कहा जाए तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि नक्सलवाद जो है ये मतलब इसका मुख्य उद्देश्य सही है लेकिन इसको प्राप्त करने का जो रास्ता है वो बहुत गलत है। ठीक है, तो इस तरह से इसके बारे में आप मतलब आसानी से इसका जानकारी लिख सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल जो है क्या है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया है कि आसियान की उपलब्धि है क्या, मतलब आसियान की क्या क्या उपलब्धियां हैं वो हमें बताना है। ठीक है, तो आसियान की 2 उपलब्धियां हैं। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी है। आसियान जो है ना भारत का जो चौथा, एक दो जैसे हो गया आपको अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चाइना, तो भारत जो चौथा जो है ना इसका क्या है, सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी है। भारत और आसियान देशों के बीच व्यापार भारत के कुल व्यापार का करीब 10.6% है। मतलब अगर मतलब अगर आसियान और किसी से भी व्यापार करता है दुनिया के और किसी भी देश से, तो उसमें जो भारत का हिस्सेदारी अगर देखा जाए, सिर्फ भारत और आसियान के बीच अगर व्यापार होता है तो उसमें 10.6% का हिस्सेदारी सिर्फ भारत का है। ठीक है, तो इसी समझ लीजिए कितना जरूरी है आसियान। आसियान ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा दिया है। आसियान ने जो है क्षेत्रीय सुरक्षा मतलब जो अपना जो मतलब कोई भी देश जो आसियान का सदस्य है तो वो पहले अपना सुरक्षा करेगा। ठीक है, उसके बाद वो अपना सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा और स्थिरता को बढ़ावा दिया। मतलब आसियान ये भी जैसे अभी चीन के बारे में मैंने बताया था कि चीन जो हड़प नीति को मतलब अपना रहा है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा है, अपना साम्राज्य को विस्तार कर रहा है, तो वो सबको क्या कर रहा है, रोकने के लिए। ठीक है, आसियान क्या कर रहा है, सबको रोकने का जो है एक तरह से मतलब इसका गुट बनाया गया है कि कोई भी देश जो अपना मनमानी नहीं करे। इस कारण से इसको क्या किया आसियान का, भारत इसका सदस्य भी है और ज्यादा कोशिश करता है कि कोई भी अगर इस तरह गतिविधि करेगा, मतलब कोई अपना देश की क्या बोलते हैं जमीन को अगर कोई दूसरा देश हड़पता है तो उसमें सहायता करता है और सब इसका बहुत सारा काम भी है। आसियान का सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सहयोग बढ़ा है। आसियान का जो है सदस्य देश जो भी है, आसियान का 8 सदस्य देश है शायद। ठीक है, तो इसका जो आर्थिक विकास और इसका जो मेन पर्पस क्या है, इन 8 देश के बीच की आर्थिक विकास हो और इसका आंतरिक जो मुद्दा पर है ना, मतलब आंतरिक मुद्दों पर क्या हो, सहयोग मिले और क्या बोलते हैं आंतरिक मुद्दा पर इसका क्या मिले, सहयोग मिले और आंतरिक जो इसका जो भी सहयोग होगा वो सभी 8 देश जो मिलके, पहले तो शायद 8 था। ठीक है, पहले 8 सदस्य था और अभी जो है वर्तमान में देखा जाए तो 10 सदस्य हो गया शायद। ठीक है, तो ये सभी देश जो आसियान का क्या सदस्य है और इसमें जो है और आर्थिक विकास का और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पर सहयोग होता है। किसी भी देश में अगर मतलब इस आसियान देश में अगर कोई भी समस्या होता है तो सभी देश मिलकर 10 देश मिलकर उसका क्या करता है, समाधान करता है। ठीक है, तो अगर इसका जो मेन इसका जो इम्पोर्टेंट बात था यही था, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अगर इसका 2 उपलब्धि बोलेगा तो यही आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, शून्य काल से आप क्या समझते हैं। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, शून्य काल से आप क्या समझते हैं। यह वह समय है जब संसद सदस्य या सांसद जो MP MLA होता है, ठीक है, तत्काल सार्वजनिक महत्व का मुद्दा उठा सकता है। सार्वजनिक मतलब कोई भी MP या MLA है, ठीक है, वो जहाँ का है, जैसे मान लीजिए कोई अररिया का है, ठीक है, या कोई किशनगंज का है, तो जो जहाँ का MP MLA है इस मतलब शून्य काल के समय में वो अपना पर्सनल मुद्दा उठा सकता है कि यहाँ पर इस चीज़ का कमी है या इसके बारे में मतलब इसको बनाया जाए या कोई भी चीज़ का मतलब क्या बोलते हैं नया कुछ लेना है या कुछ नया बनवाना है, तो उसके लिए शून्य काल में अपना मुद्दा को यह उठा सकता है। यह प्रश्न काल के तुरंत बाद होता है। ठीक है, शून्य काल जो प्रश्न काल के तुरंत बाद होता है और तब तक चलता है जब तक कि दिन का एजेंडा नहीं लिया जाता है।
ठीक है। ये कब तक चलेगा? तो जब तक कि कोई भी दिन का एजेंडा, मतलब कोई भी एक क्या बोलते हैं मेन पर्पस जो होता है, कोई भी मान लीजिए जो भी संसद में जो भी सदन चलता है उसका एक मेन पर्पस होता है, जो कोई भी बिल पास करना या कुछ भी हो गया, तो ये दिन में तब तक चलेगा जब तक इसका मेन कोई एजेंडा नहीं फिक्स हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रश्नकाल और कार्यसूची के बीच के समय को शून्यकाल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगर एक लाइन में इसको बोला जाए तो शून्यकाल और कार्यसूची के बीच का जो बीच का समय होता है उसको शून्यकाल बोला जाता है। ठीक है, इसी शून्यकाल में जो भी लोकल, जो भी सार्वजनिक MP MLA है वो अपना, जो भी सांसद है वो अपना क्या करता है, लोकल मुद्दा को उठाता है और उसमें उसका समाधान के लिए या उसका जो भी मांग है, डिमांड है, उसको पूरा करने के लिए आग्रह करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका शून्यकाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगला नंबर सवाल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया है, बार बार रिपीटेड सवाल है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। इसका जो पहला भाग है, 6 भाग में पहला भाग हो गया आपको महासभा, दूसरा भाग हो गया आपको सुरक्षा परिषद, तीसरा भाग आपको हो गया आर्थिक और सामाजिक परिषद, उसके बाद चौथा भाग जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, जो कि हेग में है शायद। उसके बाद पांचवा है इसका ट्रस्टीशिप परिषद, और छठा आपका और लास्ट है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। ठीक है ना, ये आपका 6 है और इसको याद ही कर लेना। 6 प्रमुख अंग कौन कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ का, ये 6 पॉइंट आपको याद होना चाहिए और बहुत बार पूछा गया ये सवाल, तो आपको ये रट ही लेना, याद ही कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है, देखते हैं कि सार्क के पक्ष में 2 तर्क देंगे। तो सार्क का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, SAARK, RC, सार्क। ठीक है, इसका हिंदी होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, याद ही कर लेना, इसको सार्क बोला जाता है हिंदी में। इसके पक्ष में 2 तर्क हैं। सार्क के सदस्य देशों में आम समस्याएं और मुद्दे हैं, जैसा कि गरीबी हो गया, आपको कुपोषण हो गया। गरीबी मतलब जान ही रहे हैं, रुपये पैसे की तंगी। कुपोषण मतलब हो गया आपको, मतलब सही से पोषण नहीं मिलना। निरक्षरता मतलब क्या बोलते हैं उसको, निरक्षर मतलब क्या हो गया, अनपढ़ व्यक्ति जो होता है। उसके प्राकृतिक आपदाएं और आंतरिक संघर्ष और औद्योगिक और तकनीकी पिछड़ापन, इन समस्याओं का समाधान करके वे अपने जीवन स्तर को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए कि सार्क का मेन पर्पस क्या, मेन उद्देश्य क्या है, तो उसका मेन जो पर्पस है वो है गरीबी, कुपोषण, निरक्षरता, प्राकृतिक आपदा, आंतरिक संघर्ष और औद्योगिक और तकनीकी पिछड़ापन, इन समस्याओं का समाधान करके कोई भी देश जो है अपने जीवन स्तर, कोई भी देश में जो जीने वाला लोग है वो अपने जीवन स्तर को क्या कर सकता है, ऊपर उठा सकता है। सार्क के सदस्य देशों में परंपरा, परिधान, उसके बाद भोजन और सांस्कृतिक और राजनीतिक पहलू लगभग समान है। जो भी सार्क का सदस्य है ना, उन देशों में ये सब सभी क्या है, समान है। इसलिए इन देशों में सहयोग स्थापित करना आसान होता है। ठीक है, ये इन सब देशों में अगर देखा जाए तो कोई भी परंपरा होगा, ठीक है, कोई भी धर्म या मतलब कोई भी धर्म से रिलेटेड हो या कोई भी पर्व त्योहार हो, तो बहुत ही मिला जुला होगा। परिधान जो इसको वस्त्र बोलते हैं वो भी मिला जुला होगा। भोजन भी जो है एक होगा, भोजन से उसका क्या मानसिक स्थिति तय होता है। और इसका जो सांस्कृतिक और इसका राजनीतिक जो भी पहलू है ये सभी सेम है। जो भी सार्क का जो भी देश सदस्य में है वो सभी का ये सब चीज़ क्या है, सेम है। इसलिए जो इसमें जो कोई भी चीज़ का सहयोग स्थापित करना जो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, सभी का सब कुछ सेम है। तो सार्क की स्थापना कब हुई थी ये देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ पर हुआ था? ढाका में हुआ था। कहाँ पर? ढाका में। तो सार्क का जो मुख्यालय है वो पूछता है कहाँ पर है, ये भी आपको याद रख लेना है कि सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर? सार्क का मुख्यालय, हेड क्वार्टर जिसको बोलते हैं, वो कहाँ पर है? वो आपको काठमांडू नेपाल में है। और अगला है कि सार्क के सदस्य देश, अभी जो है सार्क में कितने देश हैं उसके बारे में जानते हैं। सार्क में हो गया भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, उसके बाद आपको श्रीलंका हो गया, नेपाल और भूटान और मालदीव। कितना सदस्य हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब अभी 7 सदस्य वर्तमान में है। ठीक है, सार्क का मकसद, इसका जो है मकसद क्या, मेन पर्पस क्या है? सार्क का जो मकसद है वह दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना है। अगर इसका मेन पर्पस पूछा जाए, मेन क्या बोलते हैं उसका उद्देश्य जो है सार्क का क्या है, तो वो जो दक्षिण यहाँ जो लिखा हुआ दक्षिण एशिया में क्या करना है, आपसी सहयोग से शांति स्थापित करना और प्रगति को हासिल करना, ताकि ये जो है
दक्षिण एशिया का जितना भी जो भी इसका सदस्य देश है वो क्या करे, मतलब दिन ब दिन प्रगति करे और विकास की पथ पर अग्रसर हो। ठीक है, ताकि सभी में तालमेल बना रहे, ताकि जो भी उधर यूरोपीय कंट्री है उससे आगे निकल सके। ठीक है, इसका मेन पर्पस यही है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल हमारा क्या है कि शिमला समझौता पर संस्करण टिप्पणी लिखे। ऐसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि शिमला समझौता के बारे में कुछ मतलब इसका जो कुछ वर्णन करे या कुछ इसका डिटेल बताए। ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया, रिपीटेड सवाल है। देखते हैं इसके बारे में कि शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है ना, ये आपको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत बार पूछा हुआ सवाल है कि शिमला समझौता किसके किसके बीच हुआ है, भारत और पाकिस्तान के बीच। एक शांति समझौता था। ये जो शिमला समझौता था किस चीज के लिए किया गया था, शांति समझौता, मतलब जब युद्ध हुआ था उसको रोका गया, उसके बाद ये एक समझौता रखा गया जिसका नाम दिया गया शांति समझौता। इसे एक शांति समझौता के नाम से भी जाना जाता है। यह समझौता कब हुआ था, 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद। ये कब हुआ था, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच, उसी युद्ध के बाद हुआ था। इस समझौते पर 2 जुलाई 1972 में 1971 में भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ। उसके बाद जो है शिमला समझौता कब रखा गया, 2 जुलाई 1972 को भारत की ओर से इंदिरा गांधी गई थी। ठीक है, याद रखना आपको। इसमें जो शिमला समझौता में कौन कौन शामिल था, तो भारत की ओर से जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो। याद रखना आपको नाम, 2 नाम है, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। सबसे पहले ये कब हुआ था, 1971 के युद्ध में, जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें हुआ था। और 2 जुलाई 1972 को भारत की ओर से इंदिरा गांधी जो इस समय प्रधानमंत्री थी। ठीक है, और उसके बाद आपको पाकिस्तान की ओर से जो प्रधानमंत्री था उसका नाम क्या था, जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। किस पर, शिमला समझौता पर। इस समझौते के बारे में कुछ खास बातें हम लोग जान लेते हैं। इस समझौते में दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता स्थापित करने का मकसद, मतलब इन 2 देशों में जो है भारत और पाकिस्तान में क्या हो जाए, शांति स्थापित हो जाए, ताकि दोनों देश अमन चैन से जी सके। उसके बाद इस समझौते में यह तय हुआ कि दोनों देश अपने आंतरिक मामलों पर मतलब अपने आंतरिक मामलों को आपस में सुलझाएंगे। ठीक है, जो भी इसका आंतरिक मामला है, जो भी इसका आपसी मामला है दोनों देश का, वो मतलब क्या करेंगे, आपस में सुलझाएंगे, मतलब शांति तरीके से सुलझाएंगे, कोई भी युद्ध नहीं होगा इन दोनों के बीच। इन समझौते में यह तय हुआ कि कश्मीर मुद्दों को कभी भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं उठाया जाएगा। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि शिमला समझौता जब हुआ था तो ये तय हो गया था कि कश्मीर का जो मुद्दा है, जिस पर भारत और पाकिस्तान में मतलब लगातार युद्ध होता रहा है, जैसा कि आपको पता है, तो ये जो शिमला समझौता में ये तय हुआ था कि कश्मीर का मुद्दा को कभी भी क्या इंटरनेशनल लेवल पर कभी भी नहीं उठाया जाए, क्योंकि ये जो कश्मीर का मुद्दा दोनों देश का आपसी आंतरिक मुद्दा है, इसे इंटरनेशनल लेवल पर नहीं उठाया जाएगा। और आपको भी पता है कि भारत का ही टुकड़ा करके, मतलब भारत को ही अलग उसको बंटवारा करके जो पाकिस्तान बना था। ठीक है, और उसके बाद अफगानिस्तान बना, ये सब बांग्लादेश या अभी जो अलग हुई वो सब किसका खंड है, वो भारत का ही। तो जम्मू कश्मीर भी अगर देखा जाए तो भारत का ही होगा। तो ये जो इंटरनेशनल मुद्दा, मतलब पाकिस्तान बार बार जो है कश्मीर के मुद्दे को लेकर इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चले जाता है या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा इसको बना देता है, तो ये सही नहीं है। ये शिमला समझौता में ये तय किया गया था कि भारत का जो मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जम्मू कश्मीर का मामला है वो कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको नहीं उठाया जाएगा। ठीक है, ये आपसी मुद्दा है, इसको ये दोनों देश अपने में ही इसको मतलब सुलझा सकता है शांति के तरीके से। ठीक है, लेकिन बार बार अभी तक आपको पता है ये मुद्दा अभी तक सुलझा नहीं, जिस कारण से भारत और पाकिस्तान में क्या होता है, बार बार युद्ध होता जा रहा है। आते हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, और थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल बाकी रह गया, देख लेते हैं। शिमला समझौता के बारे में थोड़ा डिटेल है। इस समझौते में यह तय हुआ कि दोनों देशों के बीच बातचीत में किसी तीसरे के मध्यस्थता या तीसरे पक्ष नहीं बनाया जाएगा। ये बात मतलब शिमला समझौता के बारे में ही बताया गया कि ये शिमला समझौता में ये तय हुआ कि दोनों देश के बीच ही बातचीत होगा, आंतरिक मुद्दा जो है अपने दोनों देश ही बैठ के सुलझाएंगे, इसमें तीसरे का कोई एंट्री नहीं होगा। या तो ना चाइना करे या पाकिस्तान, मतलब ना ही इसमें अमेरिका करे या रूस, कोई भी देश मतलब तीसरा देश में शामिल नहीं होगा। ठीक है, शिमला समझौता में यह तय हुआ था। इस समझौते में युद्ध बंदियों की अदला बदली की भी बात कही गई थी। मतलब जब 1971 में युद्ध हुआ था, आपको पता है, तो बहुत सारा जो है सेना जो पाकिस्तान का है वो भारत ने उसको क्या किया था, बंदी बना लिया था। तो इसमें यह तय हुआ कि आपका जो मतलब मैंने जो
मतलब पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि मैंने जो सेना को बंदी बनाया मैं उधर से आपको लौटाऊंगा, आप जो मेरा सेना को बंदी बनाए वहाँ उधर से आप क्या करो, उसको लौटा दें। इस समझौते में यह भी तय हुआ था कि 1971 में भारत द्वारा कब्जाई गई जमीन जो है पाकिस्तान को वापस दे दी जाएगी। ठीक है, ये भी 1971 में जो ये युद्ध हुआ था, उसके बाद जो भारत पाकिस्तान का बहुत सारा जमीन को क्या किया था, अपने अंदर ले लिया था। युद्ध के दौरान लाहौर तक शायद कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो उसी समय अगर नहीं देता तो ठीक रहता, लेकिन वो दे के गलती कर दिया। ठीक है, नहीं देना था, जिस कारण से उसका मन दिन ब दिन क्या हुआ, बढ़ता गया। तो वो 1971 में जो युद्ध हुआ उसमें जो भारत कुछ जमीन पर कब्जा कर लिया था, ये भी तय हुआ शिमला समझौता के तहत कि वो जमीन को क्या करेगा, भारत पाकिस्तान को फिर से वापस लौटा देगा। इस समझौते में कहा गया था कि दोनों देशों के बीच फिर से व्यापार शुरू किए जाएंगे, और शिमला समझौता के साथ ही ये भी तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से क्या होगा, व्यापार संबंधी जो भी क्या बोलते हैं बात है, या व्यापार से संबंधित जो भी मुद्दा है उसको फिर से स्टार्ट किया जाएगा और दोनों देश एक दूसरे से व्यापार भी करेंगे। इस समझौते में कश्मीर में नियंत्रण रेखा स्थापित करने की बात कही गई थी, और ये जो समझौता हुआ था इसमें क्या हुआ, और एक इम्पोर्टेंट बात हुआ था, कश्मीर में नियंत्रण रेखा स्थापित किया जाएगा कि कहाँ तक जो है भारत का पार्ट रहेगा कश्मीर, और कहाँ तक जो पाकिस्तान का पार्ट रहेगा। मतलब कोई भी सीमा तय हो, मतलब किया गया होगा कि शिमला समझौता में कुछ सीमा तय किया गया होगा कि यहाँ तक का जो पार्ट है वो अपना भारत में रहेगा। ठीक है, और इसके बाद का जो पार्ट रहेगा वो आपको पाकिस्तान में चला जाएगा। तो ये सीमा तय हुआ होगा। कौन सा समझौता में, ये शिमला समझौता में ही तय हो गया था। इस समझौता में कहा गया था कि, और इसी समझौता में मतलब इतना बात जो कहा गया, इसी समझौता में ये भी बात तय हुआ कि अपना अपना नियंत्रण रेखा के अंदर ही रहेगा, कोई किसी रेखा के बाहर नहीं जाएगा और शांति को स्थापित करेगा। ठीक है, ये था आपको शिमला समझौता, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगला पॉइंट पर, ताशकंद समझौता। ठीक है, ये भी आपको पता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीटेड सवाल है। ये सब मैं आपको जितना भी बता रहा हूँ सब रिपीटेड सवाल है, इसलिए पॉलिटिकल और राजनीतिक शास्त्र को आप जितना अच्छा से समझ ले उतना अच्छा से आप उसका डिटेल लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो इस पर लिखा गया है, जो इसमें हूबहू जो लाइन है वही आपको लिखना है। मतलब अगर आप इसको पढ़ के समझ के अपने दिमाग में रखते हैं और अपनी भाषा में लिख देते हैं तो वही बहुत अच्छा होगा। ठीक है, देखते हैं ताशकंद समझौता में क्या कहा गया। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। जिस तरह से शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच क्यों हुआ था, 1971 में युद्ध हुआ, इसके कारण शांति स्थापित करने के लिए हुआ था। उसी तरीके से ताशकंद समझौता भी भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ एक शांति समझौता था। देख लीजिए, फिर से शांति समझौता हो रहा, मतलब बार बार भारत पाकिस्तान के बीच क्या हुआ, शांति के लिए स्थापित करने के लिए क्या किया गया, समझौता किया गया। यह समझौता 10 जनवरी 1966 में क्या मतलब किया गया था। यह समझौता कब किया गया था, मतलब क्या, ताशकंद समझौता पहले हुआ है और शिमला समझौता उसके बाद में हुआ। अच्छा, ये 10 जनवरी 1966 को सोवियत संघ के ताशकंद में हुआ था। ठीक है, ये कहाँ हुआ था, सोवियत संघ का जो जगह है उसके ताशकंद में हुआ था, इसलिए इसको ताशकंद समझौता भी नाम दिया गया। इस समझौते पर भारत के प्रधानमंत्री उस समय कौन था, 1966 में भारत का प्रधानमंत्री कौन था, लाल बहादुर शास्त्री। और जिस समय शिमला समझौता हुआ था 1972 में, उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था, क्या नाम था उसका, अभी पीछे ही बताएं, एक मिनट देख लेते हैं क्या नाम था उसका, इंदिरा गांधी। ठीक है, मतलब जब शिमला समझौता हुआ था उसमें इंदिरा गांधी था भारत का प्रधानमंत्री, और जब ताशकंद समझौता हुआ था तो उसमें भारत का प्रधानमंत्री कौन है, लाल बहादुर शास्त्री। आपको ये बात याद रखना है। और शिमला समझौता में जो पाकिस्तान की तरफ से प्रधानमंत्री था जुल्फिकार अली भुट्टो था, और उसका ताशकंद समझौता में जो है पाकिस्तान की तरफ से जो राष्ट्रपति आया था उसका नाम था अयूब खान। कौन था, अयूब खान। ताशकंद समझौता पर ये हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते की मध्यस्थता मतलब मीडिएटर जो है सोवियत संघ प्रीमियर अलेक्सी कोसिगिन ने की थी। अच्छा, शिमला समझौता में तो दोनों आपस में ही सुलझा लिया था, लेकिन ताशकंद समझौता में क्या हुआ था, इसमें जो तीसरा जो है आके इसमें मध्यस्थता करवाया, उसका नाम क्या है, कोसिगिन ने की थी। ये कहाँ का है, ये सोवियत संघ का प्रीमियर अलेक्सी, मतलब एक तरह समझ लीजिए सोवियत संघ द्वारा इसको क्या किया, निपटाया गया था, भारत और पाकिस्तान का मुद्दा जो था इस पर। इस समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान ने अपनी अपनी सेनाओं को 25 जनवरी 1966 तक सीमा से पीछे हटने पर सहमति जताई थी। ठीक है, टाइम याद रखना है, कब हुआ था, मतलब कब तक पूछ रहा है कि 25 जनवरी 1966 तक दोनों भी मतलब भारत और पाकिस्तान अपनी सेना को क्या करेगा,
अपने बॉर्डर से कुछ दूर तक हटा के रखेगा। दोनों देशों के ने युद्ध विराम की शर्तों का पालन करने पर सहमति जताई थी कि दोनों देश जो है ना अब युद्ध नहीं करेगा, जबकि 1965 के बाद फिर से युद्ध हुआ, आपको पता है 1971 में, फिर उसके बाद 1999 में युद्ध हुआ, कारगिल का युद्ध हुआ, ये भी पता है। उसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्ताक्षर न करने, एक दूसरे के खिलाफ प्रचार को रोकने और राजनयिक संबंधों को फिर से स्थापित करने पर सहमति जताई थी। मतलब क्या बोल रहा है इसमें कि ये जब शिमला ताशकंद समझौता होता है, इसमें इसका मेन मुद्दा क्या था, तो ये बोला गया कि दोनों देशों ने एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्ताक्षर न करने, मतलब हस्तक्षेप नहीं करना, जो भी आंतरिक मामला है इसका भारत पाकिस्तान का, उसमें कोई भी एक दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए अगर बोला जाए कि कश्मीर, मेन तो कश्मीर ही है भारत पाकिस्तान के लिए मेन, जो जब भी लड़ाई होगा तो कश्मीर को लेकर ही लड़ाई हुआ, तो वही बोल रहा है कि आंतरिक मतलब कोई भी काम में वो क्या करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, नहीं पाकिस्तान नहीं भारत। उसके बाद क्या कहा गया था, एक दूसरे के खिलाफ प्रचार को रोकने, जो भी प्रचार मतलब एक तरह से प्रचार प्रसार करता था कि क्या बोलते हैं कि भारत जो है पाकिस्तान पर हमला कर दिया, या कुछ पाकिस्तानी सेनाओं को मार डाला गया, या उसके बाद ऐसा भी कभी कभी न्यूज में आता था, ये एक तरह से प्रचार प्रसार है, ऐसा भी आता था कि पाकिस्तानी सेना कुछ मारा गया, तो ये फालतू का जो अफवाह, कभी कभी अफवाह भी उड़ाया जाता था, कितना सेना मार दिया गया, ठीक है, उसका कोई सबूत नहीं रहता था, फिर भी वो अफवाह की तरह उड़ाया जाता था। और राजनयिक संबंधों से फिर से स्थापित करने पर सहमति जताई, मतलब जो भी राजनीतिक जो भी एक तरह से संबंध था भारत पाकिस्तान का, तो ये जो है कश्मीर को लेकर क्या हो गया था, ये दोनों का रिलेशन खराब हो गया था, तो इसको भी स्थापित करने की मांग हुई थी इस समझौता में। उसके बाद इस समझौता के बाद 11 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन भी हो गया था। और एक मतलब ताशकंद समझौता है जिसमें जो है भारत का जो प्रधानमंत्री था, जिससे कि गुदरी का लाल बोला जाता है, लाल बहादुर शास्त्री को, इसका जो निधन हुआ अभी तक इसका रहस्यमय, एक तरह से बोला जाए तो ये रहस्यमय तरह के इसका निधन हुआ था, ठीक है। इसका अभी तक जो है कोई 100% सही प्रूफ नहीं मिल सका है कि लाल बहादुर शास्त्री का जो मृत्यु हुआ था वो क्यों हुआ, ठीक है, ये एक तरह से रहस्य ही रह गया, अभी तक तो पता ही नहीं चला है कि इसका वास्तव में जो किस हिसाब से या किस वजह से इसकी मृत्यु हुई है, लेकिन फिर भी अलग अलग कारण दिया जाता है, लेकिन कोई भी सटीक कारण इसका नहीं अभी तक मिल सका, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला सवाल ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत बार रिपीटेड सवाल है कि मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं, ठीक है। मानवाधिकार वर्ड से ही आपको पता चलना चाहिए कि मानव के लिए जो अधिकार है उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मानवाधिकार हर व्यक्ति के पास मौजूद मूलभूत अधिकारों का एक समूह है, मतलब हर एक व्यक्ति को कुछ अधिकार दिया गया, ठीक है। अपने देश में जो कोई भी व्यक्ति अगर रहता है, अगर वो भारत का नागरिक है, तो उसको अधिकार भी मिला हुआ। ये अधिकार किसी राज्य द्वारा दिए गए मतलब नहीं दिए जाते हैं, कोई भी ये जो अधिकार है, जो भी हमारे देश में जो भी लोग रहते हैं उससे जो अधिकार मिला वो किसी राज्य के द्वारा नहीं दिए गए, मतलब कि कोई अगर बिहार में रहता है या दिल्ली में रहता है तो वो दिल्ली सरकार या बिहार सरकार के द्वारा उसको अधिकार नहीं मिला है, बल्कि वो हम सभी को निहित बल्कि वे हम सभी में निहित होते हैं, मतलब हम सब में निहित मतलब बहुत सारा ऐसा अधिकार है जो कि हम लोगों में मतलब अगर हम भारत का नागरिक हैं तो वो अधिकार अपने आप हम लोगों में होना ही चाहिए, ठीक है। वो इसीलिए बोल रहा है कि वो हम लोगों में निहित होता है, अगर हम भारत के नागरिक हैं तो वो अधिकार हम में होना चाहिए, मतलब वो अधिकार हम ले ही लेंगे। मानव अधिकारों का संबंध किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता, लिंग, रंग, धर्म, भाषा या किसी और स्थिति से नहीं होता है। मतलब अगर बोला जाए कि मानव अधिकार जो किस किस को मिलेगा, तो ये ऐसा नहीं कि जो भारत का जो क्या बोलते हैं कि भारत का जो स्त्री है सिर्फ उसी को मिलेगा, या जिसका रंग गोरा है सिर्फ उसी को मिलेगा, जो हिंदू मुस्लिम है सिर्फ उसी को मिलेगा, या जो इस तरह का भाषा हिंदी जानता है या अंग्रेजी जानता है उसी को मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जो भारत की राष्ट्रीयता है, जो भारत का नागरिक है, वो सबको यह अधिकार दिया गया है, ठीक है। ये अधिकार सभी लोगों के लिए समान होते हैं, ठीक है। और ये भी बात आपको याद रखना है कि भारत में रहने वाले गरीब से लेकर अमीर या बड़ा बड़ा बिजनेस में जितना भी होता है सभी को समान अधिकार मिला होगा, ठीक है। लेकिन ये कहने की बात है, लेकिन आप लोगों को भी पता होगा कि अमीर के लिए कुछ अलग ही कानून होता है और गरीब के लिए कुछ अलग ही कानून होता है। मानव अधिकारों का संबंध गरिमा, समानता और आपसी सम्मान से होता है, ठीक है। मानव अधिकार का संबंध किससे होता है? गरिमा से, समानता से, आपसी सम्मान से होता है। मानव अधिकारों का संबंध निष्पक्ष व्यवहार करने और दूसरों के साथ सही व्यवहार करने से होता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में ये लेकिन नहीं होता है। अगर कोई बड़ा आदमी है
राजनीतिक आदमी है तो उसको ज़्यादा सज़ा नहीं नहीं मिलता है। अगर कोई गरीब है, गरीब तबके का अगर है तो उसे तुरंत जो है क्या मतलब सज़ा भी मिल जाता है और उसके साथ अन्याय भी होता है, ठीक है। उसका कोई देखरेख करने वाला है नहीं। सही मायने में मानव को जो अधिकार दिया गया हमारे देश में वो सही तरीके से हमारे देश में काम नहीं करता है, ठीक है। ये सभी आपको पता ही होगा। मानव अधिकार का संबंध जीवन के अधिकारों से लेकर उन अधिकारों तक होता है जो जीवन को जीने लायक बनाते हैं, ठीक है। ये बोला गया है कि भारत में जो अधिकार मिला मतलब जो भी लोगों को, तो वो इस तरह से अधिकार मिला कि वो अपने तरीके से जी सके, ठीक है। उसको जीने का अधिकार है, वो चाहे तो भारत के किसी भी कोने में रहकर जी सकता है। उसके लिए कोई लिंग, कोई रंग, कोई धर्म, कोई भाषा जो है बाधा नहीं आने वाला है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून भी होते हैं। ये क्या है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून भी बनाया गया है। और कोई मनुष्य को लगता है या कोई भी इंसान को लगता है कि उसके मतलब उसका अधिकार का हनन किया जा रहा है, उसका अधिकार को क्या बोल रहे एक तरह से वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, तो वो जो है जिस देश में रहता है उस देश के बड़े से बड़े कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपने मतलब अपना जो अपील कर सकता है, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी मतलब बना के वो क्या कर सकता है, जाहिर कर सकता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। मानव अधिकार की रक्षा के लिए मानव अधिकार संगठन भी काम करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि देश में भी मानव अधिकार का जो अलग से संगठन बना हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मानव अधिकार के लिए संगठन बनाया गया, ठीक है। अगर आपको मान लो कोई भी मुद्दा है, कोई भी ऐसा चीज है जिसमें लगता है कि आपको कि मानव का अधिकार का उसमें हनन किया गया है, तो आप जो है क्या करते हैं, उस संगठन में जाके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। आपको वहां से न्याय मिल सकता है। मतलब 100% नहीं कहा जाए लेकिन मिलने का चांस है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को फ्रांस के पेरिस में, कौन सा जगह, फ्रांस के पेरिस में मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। ये आपको याद रखना है, कौन सा जगह था वो। तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को फ्रांस के पेरिस में मानवाधिकार की सार्वजनिक घोषणा पर हस्ताक्षर किया है। इस घोषणा में पहली बार सार्वभौमिक रूप से संरक्षित किए जाने वाले मौलिक मानव अधिकारों की बात कही गई थी। भारतीय संविधान भी मानव अधिकार की गारंटी लेता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि मानव अधिकार में आपको देश में तो मतलब इसका एक्शन लिया ही जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी जो कि क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा एक बैठक होती है, उसमें भी जो है मानवाधिकार के बारे में मतलब डिस्कस होता है। अगर कोई बड़ा मुद्दा है तो वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाकर आप उसका क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका मानवाधिकार के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही कर लेना है ये। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला है गुड़ निरपेक्ष आंदोलन की विशेषताएं बताएं, ठीक है। गुड़ निरपेक्ष आंदोलन की क्या विशेषता उसके बारे में हम लोग जानते हैं। गुड़ निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना अप्रैल 1961 में हुई थी। कब हुई थी? अप्रैल 1961 में। इसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन थे उसमें, भारत के प्रधानमंत्री 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो और घाना के क्वामे एनक्रुमा ने की थी। आप सोच सकते हैं इतना आदमी मिल के जो है गुड़ निरपेक्ष आंदोलन का क्या किया, स्थापित किया था, और सभी महत्वपूर्ण है अपने आप में, ठीक है। तो इसका देखते हैं आगे क्या, इसकी क्या विशेषता है वो हम लोग जानते हैं। तो गुड़ निरपेक्ष आंदोलन की क्या विशेषता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यह आंदोलन 120 विकासशील देश का एक मंच है। आपको याद रखना है कि गुड़ निरपेक्ष जो आंदोलन है इसमें कितना देश शामिल है, 120 देश शामिल है, ठीक है। यह जो है किसी भी प्रमुख शक्ति ब्लॉक के साथ या उसके खिलाफ औपचारिक रूप से नहीं है। यह किसी भी क्या बोला, प्रमुख शक्ति ब्लॉक के साथ या उसके, अच्छा, ये किसी भी पर्सनल एक तरह से बोला जाएगा ना कि कोई भी जो है किसी खास देश के लिए ये नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, कोई भी चीज़ ऐसा भी होता है कि कोई खास देश के लिए स्पेशल होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें टोटल 120 देश है और ये 120 देश जो विकासशील है, जो विकास की पथ पर अभी अग्रसर है, उसको रखा गया। अगर उसमें से मतलब उसमें अगर किसी भी देश के बारे में कुछ मुद्दा होगा, कुछ मुद्दा उठेगा, तो उसमें जो जिम्मेदार कौन होगा, वो गुड़ निरपेक्ष होगा, ठीक है। यह शीत युद्ध का विरोध करता है। शीत युद्ध मतलब क्या हो गया, शीत युद्ध मतलब होता है एक तरह से आपको वाक द्वारा युद्ध होता है, डायरेक्ट युद्ध नहीं होता, उसी को युद्ध बोलता है। तो ये जो है गुड़ निरपेक्ष आंदोलन इसके खिलाफ है। यह सैन्य सुरक्षा गठबंधन का विरोध करता है। सैन्य सुरक्षा और गठबंधन का क्या करता है, गठबंधनों का विरोध करता है। यह सत्ता की राजनीति में गैर भागीदारी रखता है।
मतलब कोई ये सत्ता का जो है ना, कोई भी सत्ता के पक्ष में नहीं होता है। जो भी मान लीजिए अमेरिका हो गया या रूस हो गया, जो भी बड़ा बड़ा देश है या भारत हो गया, तो कि जो भी सत्ताधारी पार्टी है उस देश में, तो उसके साथ नहीं रहेगा। ये मतलब एक तरह से क्या कहा गया है, ये जो है गैर भागीदारी है। मतलब कोई भी सत्ताधारी जो भी राजनीतिक पार्टी है उसके साथ नहीं रहेगा, ये गैर भागीदारी पार्टी में रहता है। मतलब किसी भी देश के साथ नहीं रहेगा जो भी राजनीतिक पार्टी है, ये अपने हिसाब से ये चलता है। यह विदेशी संबंधों में आज़ादी देता है। यह विदेशी संबंध में क्या करता है, आज़ादी देता है। गुण निरपेक्षता में हर देश की विदेश नीति की आज़ादी को बनाए रखने का सिद्धांत शामिल है। मतलब हर एक देश में जो गुण निरपेक्षता का जो है क्या होना चाहिए, सिद्धांत होना चाहिए, इसके लिए वो आज़ाद है। गुण निरपेक्षता की नीति का मानव क्या लिखा हुआ, मानना है। गुण निरपेक्षता की नीति का यह मानना है कि सैनिक गठबंधन साम्राज्यवाद, युद्ध तथा नव उपनिवेश को बढ़ावा देता है। ये जो है गुण निरपेक्ष आंदोलन का ये मानना है कि सैनिक गठबंधन जो है, मतलब सेना का जो गठबंधन होता है, जैसे आप मान लीजिए अभी अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इसमें क्या है, सेना का ही गठबंधन है। देख लीजिए सब देश का क्या हाल है। तो इसलिए जो इसका विरोध करते रहता है गुण निरपेक्ष आंदोलन, हमेशा सैन्य गठबंधन नहीं होना चाहिए, साम्राज्यवाद मतलब अपने साम्राज्य को फैलाने में। और इसके युद्ध तथा नव उपनिवेशवाद, मतलब उपनिवेशवाद मतलब क्या होता है, जब कोई शक्तिशाली देश किसी भी कमजोर या क्या बोलते हैं अपने से नीचे तबके के देश पर शासन करता है, उसका बागडोर समझता है, उसको क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद बोलते हैं। तो इसको बढ़ावा देता है कौन देता है, सैन्यवाद या साम्राज्यवाद। तो इसी के खिलाफ में रहता है गुण निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, ये सब इसके लिए सही नहीं है। तो इतना आप अगर दे देते हैं विशेषता तो काफी आपके लिए। ठीक है, ये भी सवाल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला सवाल है शीत युद्ध से आप, ये शीत है, ठीक है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1951 के मध्य इन दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला। कौन सा दो है वो देख लेते हैं। विश्व जो है दो गुटों में क्या हुआ था, बंट गया था। जब 1945 जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, विश्व जो क्या हुआ था, दो गुटों में बंट गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ, ये दो गुट है। पहला गुट क्या हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा हो गया सोवियत संघ, जिसको रूस कहा जाता है। इनके बीच जो वर्चस्व के लिए चला तनाव और प्रतिस्पर्धा का दौर, इस दौरान दोनों देशों के बीच सीधे युद्ध नहीं होता था। ठीक है, मतलब जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो डायरेक्ट युद्ध नहीं होता था किसी भी चीज के द्वारा, ठीक है, कोई भी सेना के द्वारा क्या होता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के खिलाफ लगातार दुश्मनी रही है। ठीक है, कोई भी अलग अलग तरीके से उसमें क्या किया गया, ये दिखाया गया है कि दोनों देश एक दूसरे का क्या दुश्मन है, लेकिन डायरेक्ट युद्ध नहीं होता था। शीत युद्ध से जुड़ी कुछ खास बातें जानते हैं कि शीत युद्ध की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका पूंजीवादी देशों का नेतृत्व करता था। शीत युद्ध में क्या होता था कि अमेरिका जो है, जो बड़ा बड़ा देश है, पूंजीवादी देश है, जिसके रुपये पैसा ज्यादा, उसका क्या करता था, पक्ष में रहता था। ठीक है, उसके बाद जबकि सोवियत संघ साम्यवादी देशों का नेतृत्व करता था। ये हो गया आपको अमेरिका पूंजीवादी देश का क्या करता था नेतृत्व, और सोवियत संघ साम्यवादी देश का नेतृत्व करता था। शीत युद्ध के दौरान दोनों देशों ने अपने अपने समूह के देशों के साथ मिलकर वैचारिक युद्ध लड़ा। मतलब सोवियत संघ के साथ जो देश था वो अपना, और अमेरिका के साथ जो देश था वो अपना अपना क्या विचार रखा गया, इस हिसाब से विचार रखा जाएगा, और उसको डायरेक्ट युद्ध नहीं करके इस तरह से उसको मतलब किसी दूसरे तरीके से सीधे और किसी मुद्दे पर जो उसको क्या किया जाए, नीचे लाया जाए, मतलब उसका विकास का स्तर को कम किया जाए। उसके बाद क्या है, लड़ा। शीत युद्ध के दौरान दोनों देशों ने राजनीतिक पैंतरेबाजी, सैन्य गठबंधन और जासूसी, दुष्प्रचार एवं हथियारों के निर्माण, आर्थिक सहायता और दूसरे देशों के बीच छद्म युद्ध जैसे तरीकों से एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी की। जैसे अभी भी आपको पता है कि अमेरिका कभी भी युद्ध में नहीं उतरता, आपको भी पता होगा, जैसे अभी यूक्रेन का युद्ध हो रहा है रूस से। ठीक है, तो ये भी अगर देखा जाए तो ये ही शीत युद्ध का ही दूसरा रूप है। ठीक है, आपको भी पता है कि यूक्रेन में उतना पावर नहीं, उतना दम नहीं है कि वो रूस से लड़ सके, लेकिन अमेरिका जो क्या कर रहा है, यूक्रेन को भड़काया और उधर से युद्ध होने लगा। तो ये भी अभी क्या है, शीत युद्ध का ही एक रूप दिया गया है कि अमेरिका जो है डायरेक्ट युद्ध नहीं करेगा। ठीक है, वो किसी मतलब छोटे मोटे देश को पकड़ेगा, उसको भड़काएगा रूस के खिलाफ, सोवियत संघ के खिलाफ, और उसमें क्या करेगा, वो आग में जो घी डालने का काम करेगा। उसके बाद पीछे से अमेरिका उसके सपोर्ट में रहेगा। जैसे कि आपको पता है कि अभी
यूक्रेन में जो भी युद्ध चल रहा है रूस से, तो उसके पीछे कौन खड़ा है? अमेरिका खड़ा है। तो वो डायरेक्ट युद्ध नहीं लड़ेगा। अगर आपका कभी पूछा जाएगा तो यूक्रेन डायरेक्ट बोलेगा कि मैं युद्ध लड़ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन सही मायने में देखा जाए कि युद्ध लड़ कौन रहा है, तो उसके पीछे अमेरिका है, ये सभी को पता है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट बोला भी गया है कि दोनों देश क्या कर रहा है, कि राजनीतिक पैतराबाजी को अपना रहा है, सैन्य गठबंधन एवं जासूसी वाला तरीके से कि कौन देश क्या कर रहा है उसके बारे में जासूसी तरीके से पता लगाना, दुष्प्रचार, गलत तरीके से प्रचार करके दोनों भी देश एक दूसरे को क्या करता है, नीचे दिखाता है। हथियारों का निर्माण करना, नया नया हथियार का मतलब बनाता है और उसको क्या करता है, अगर कोई भी देश में युद्ध होता है मतलब दो देश को तैयार करता है, उसको युद्ध करवाता है, उसके बाद अपना हथियार को उसमें सेल करता है और अपना देश को क्या करता है, विकास मतलब रुपया पैसा से क्या करता है, ऊपर मतलब अपने आप को रखता है। दुश्मनी की शीत युद्ध की कुछ प्रमुख घटनाएं क्या है, बर्लिन संकट, ठीक है, कोरिया युद्ध, क्यूबा मिसाइल संकट, उसके बाद वियतनाम युद्ध, उसके बाद हो गया आपको सोवियत संघ द्वारा आणविक परीक्षण और बर्लिन की दीवार, सोवियत संघ के क्या है, ये सब देख लीजिए। जो भी सोवियत शीत युद्ध हुआ उसी का परिणाम इतना युद्ध हुआ, ठीक है। ये डायरेक्ट युद्ध नहीं था, कोई भी देश जो सोवियत संघ और अमेरिका जो डायरेक्ट युद्ध नहीं किया, लेकिन इतना युद्ध वो जरूर करवाया है। तो ये क्या था, शीत युद्ध का ही परिणाम है। वो डायरेक्ट युद्ध नहीं किया, लेकिन किसी अदर देश को क्या किया, भड़काया है और उसी से युद्ध करवाया। ये डायरेक्ट युद्ध जो नहीं करवाया। तो ये था आपका शीत युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगला, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन की उपलब्धियां पर प्रकाश डाले। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो, ये सवाल भी पूछा जाता है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन जो किस जगह हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था, ठीक है। जगह कौन सा था, ब्राजील में हुआ था। इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन में 170 देश शामिल थे। कितना देश, 170। बहुत से स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में क्या हुआ, 5 वर्ष पूर्व 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक वाला बर्टलैंड रिपोर्ट छपी थी। रिपोर्ट में ये जरूरी, ये इसको याद करना तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट एक नाम रख देंगे कि एक रिपोर्ट में ये कहा गया था कि विकास के चालू तौर तरीके टिकाऊ साबित नहीं होंगे। विश्व के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिकी विकास की मांग ज़्यादा प्रबल है और रिपोर्ट में इसी हवाले से चेतावनी दी गई थी। रियो सम्मेलन में यह बात खुलकर सामने आई कि विश्व के धनी और विकसित देश तथा गरीब और विकासशील देश पर्यावरण के अलग अलग एजेंडे के समर्थक हैं। मतलब पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, इसका मेन उपलब्धि क्या था, इसका मकसद क्या हुआ, तो ये देख लीजिए। इसका मेन मकसद था कि विकास के चालू और तौर तरीके टिकाऊ साबित नहीं होंगे। ये पहले बोल दिया था, जो भी विकास का जो भी तौर तरीका बनाया गया था वो ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। ये जो पृथ्वी सम्मेलन रखा गया, इसमें जो ये बात तय हुआ कि विकास का काम किया जाए, लेकिन इसमें एक रिपोर्ट छपी थी, वो रिपोर्ट में पहले ये बात का मतलब दर्शा दिया गया कि ये जो पृथ्वी सम्मेलन हो रहा है, इसमें जो मुद्दा रखा गया है कि विकास का काम होगा इसमें, तो विकास के चालू तौर तरीका ज़्यादा दिन तक मतलब टिकाऊ साबित नहीं होंगे। उसके बाद विश्व के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिकी विकास की मांग ज़्यादा प्रबल है। और ये रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि विश्व का जो एक हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा, उसमें जो औद्योगिक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे होगा, मतलब लगेंगे और उसमें क्या होगा, विकास की मांग भी ज़्यादा प्रबल रहेगी। इस रिपोर्ट में इसी हवाले से चेतावनी भी दी गई थी कि रियो सम्मेलन में यह बात खुलकर सामने आ गई कि विश्व के धनी और विकासशील देश तथा गरीब और विकासशील देश पर्यावरण के अलग अलग एजेंडे के समर्थक हैं। मतलब जो देश, इसमें से मतलब दो पक्ष हो गया कि इसमें से दो पक्ष ये बता रहा है कि कुछ देश ऐसा था जो क्या कहा गया, रियो डी जेनेरो में यह बात खुलकर सामने आ गई थी कि विश्व के जो भी धनी देश है, विश्व का जो धनी देश है और जो विकसित और जो गरीब देश है, वो विकासशील देश के पर्यावरण के अलग अलग मुद्दे पर मतलब समर्थन करते थे। मतलब जो मान लीजिए गरीब देश है, अगर उसको बोला जाएगा कि आप जो है कम मात्रा में कोई भी चीज़ को पैदा कीजिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा होगी, आपको कुछ ऐसा काम नहीं करना जिससे कि ज़्यादा प्रदूषण हो, ठीक है। तो वो देश जो गरीब देश है, वो तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, जब अपने डेवलपमेंट को आगे करने के लिए तो वो काम करेगा ही। लेकिन जो बड़ा देश है उस पर ये ज़्यादा दबाव नहीं डाला गया कि आप इस तरह का काम नहीं करें। तो इसमें जो ना ये जो क्या बोलते हैं, पर्यावरण के लिए जो मुद्दा उठा गया था पृथ्वी सम्मेलन में कि आपको पर्यावरण
को मेंटेन रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए आपको ये चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, मतलब इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पैदा नहीं करना या ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रोडक्शन नहीं करना। लेकिन इस पर दो तरह का बात हो गया। जो धनी देश था उसके लिए कम ये रखा गया, कुछ कम क्या बोलते हैं मापदंड रखा होगा, और जो गरीब देश है या जो थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं रुपया पैसा में कम होगा जिसके पास, तो उसको ज़्यादा दबाव देके रखा गया कि आप जो ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रोडक्शन नहीं करेंगे, जिससे कि पर्यावरण का जो मतलब पर्यावरण पर कम असर हो। तो इस तरह से दो तरह का मुद्दा हो गया। जो धनी देश है देख लीजिए कि वो जो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जिसके पास पैसा कमी है, जो गरीब है, वो जो उस पर दबाव डाला गया कि आप पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखने के लिए कम जो है डेवलपमेंट का काम कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से पृथ्वी सम्मेलन के बारे में हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला सवाल है, इसी में थोड़ा सा और बच गया है, इसी का है थोड़ा सा पॉइंट, पृथ्वी सम्मेलन का ही थोड़ा सा पॉइंट है, वो देख लेते हैं। ये इसमें क्या है, उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत में छेद। उत्तरी जो देश है उसका जो मुख्य चिंता क्या था कि ओजोन परत में छेद तथा वैश्विक ताप वृद्धि, मतलब ग्लोबल वार्मिंग, ज्यादा से ज्यादा गर्मी को लेकर दक्षिणी देश आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्ते को सुलझाने के लिए ज्यादा चिंतित थे। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित किए गए थे। ठीक है, तो जब 1992 पृथ्वी सम्मेलन हुआ, उसमें कुछ चीज को निर्धारित किया गया था। ठीक है, जिसमें कि बोला गया कि उत्तरी देश जो है उसमें, तो इसमें क्या हो गया, इसका ओजोन परत का कुछ चिंता था। उसके बाद वैश्विक स्तर पर जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा था, ताप वृद्धि हो रही थी, उसमें उसके लिए चिंता था। और दक्षिणी देश में आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्तों को सुलझाने के लिए ज़्यादा चिंतित थे। आप सोच सकते हैं, देख लीजिए उत्तरी देश में क्या कहा गया कि ओजोन परत और उसके बाद वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसको आप कंट्रोल कीजिए। लेकिन दक्षिणी देशों में क्या किया गया, आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्तों को सुलझाने के लिए ज़्यादा चिंतित थे। इसमें दो तरह का बात हो रहा है। कुछ देश को ये बताया जा रहा है कि आपको जो ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रहा है, ओजोन परत में छेद हो रहा है, उसको आप देखिए, उसके लिए आपका जो भी चीज़ है उसको कम कीजिए, जिससे कि वो पर्यावरण सुरक्षित रह सके। जबकि दक्षिणी देशों में यह कहा गया कि आपका जो आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के जो भी आपसी रिश्ते हैं उसको सुलझाना मतलब ज़्यादा बेहतर, ताकि वो जो और विकास की ओर अग्रसर हो। ठीक है, उसके बाद इसमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ तौर तरीके भी सुझाए गए। लेकिन इसके बावजूद आपसी मतभेद बने रहे। रियो सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि आर्थिक विकास का तरीका ऐसा होना चाहिए कि उससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। इसे टिकाऊ विकास का तरीका कहा गया। लेकिन समस्या यह थी कि टिकाऊ विकास पर अमल कैसे किया जाएगा। ठीक है, ये जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ इसका मेन पर्पस ये होना था कि पर्यावरण को कैसे, मतलब किस तरीके से क्या किया जाए, पर्यावरण में जो ओजोन परत पर जो क्षति हो रहा है या उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है, तापीय वृद्धि जो हो रही है, उस पर मेन फोकस होना चाहिए। लेकिन यहाँ देख रहे दो पक्ष का बात हो रहा है। एक तरह से जो भी उत्तरी देश था उसके लिए ये बताया गया, और जो दक्षिणी देश था उसके लिए विकास का, आर्थिक विकास का मुद्दा को सुलझाया गया था। लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो आपको जो इस तरह से पृथ्वी सम्मेलन में लिख सकते हैं, इतना मुद्दा आराम से आपको नंबर मिल सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला सवाल है मार्शल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाने वाला सवाल। मार्शल योजना का मकसद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करना था। ये हो गया मेन पर्पस। ठीक है, मार्शल योजना का मेन पर्पस क्या था, इसका मेन पर्पस था द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था उसके बाद यूरोप की जो अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, कमजोर हो गई थी, फिर से उसको मजबूत करना। मार्शल योजना अमेरिका की एक आर्थिक सहायता योजना थी। मार्शल योजना किस देश की योजना थी, एक अमेरिका की एक आर्थिक सहायता योजना थी। इसका मकसद युद्ध के बाद नष्ट हो चुके यूरोपीय देशों को मदद करना था। ठीक है, ताकि फिर से उसको क्या किया जाए, सोवियत संघ के खिलाफ भड़काया जाए और उसको क्या किया, परेशान किया जाए, बर्बाद किया जाए। इस योजना के तहत अमेरिका ने पश्चिमी यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को फिर से मजबूत करने के लिए आर्थिक सहायता दी। ठीक है, इसके लिए अमेरिका क्या किया, जो भी देश कमजोर हो गया था, जो बर्बाद हो गया, उसको फिर से आर्थिक सहायता के लिए क्या किया, मदद किया, ताकि फिर से मजबूत हो और फिर से उसका साथ दे। इस योजना को यूरोपीय रिकवरी प्रोग्राम, जिसको ERP के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक संबोधन के दौरान इस योजना की घोषणा भी की थी। कौन सा वो विश्वविद्यालय था, हार्वर्ड, जो कि कहाँ पर था, अमेरिका में। इस योजना के तहत यूरोपीय देशों को ईंधन, जिसको तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, जो भी चीज़ ईंधन में आता है, उसके बाद खाद्यान्न, चारा, उर्वरक, मशीनें, वाहन और
उपकरणों के आयात के लिए मदद भी की गई थी। मतलब अगर इस चीज़ का जरूरत है तो अमेरिका उसके लिए क्या करेगा, मदद करेगा, ताकि फिर से उसको समृद्ध बना सके, मजबूत बना सके। अगर आपको पता है कोई भी अगर मुसीबत के टाइम अगर उसका हेल्प करता है तो फिर उसको जब जरूरत पड़ेगा तो उसका यूज आराम से करेगा, तो फिर से उसको मजबूत करेगा, उसके बाद फिर सोवियत संघ के खिलाफ उसको भड़काएगा और शीत युद्ध की तरह वो फिर से क्या करेगा, उस देश को बर्बाद करेगा, जैसा कि बार बार बोल रहे जिस तरह से अभी यूक्रेन का यूज कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला सवाल है मौलिक कर्तव्य से आप क्या समझते हैं। ये सवाल भी बहुत बार रिपीटेड सवाल है, बहुत बार पूछा गया पॉलिटिकल साइंस में, बहुत बार राजनीतिक शास्त्र में पूछा गया सवाल है, इसको भी आपको याद ही कर लेना है। मौलिक कर्तव्य, हम लोग को दो चीज मिला है भारत के संविधान से, एक हो गया मौलिक अधिकार, एक हो गया मौलिक कर्तव्य। तो अधिकार के बारे में जान लिए, मौलिक कर्तव्य वो हो गया मानव अधिकार था, ठीक है। हमारे देश को जब देश मिलता है तो हो गया आपको भारत के लिए जो अगर दिया गया अधिकार है तो वो संविधान के द्वारा दिया जाएगा, अब मानव अधिकार जो है वो फिक्स होता है। यह है आपको मौलिक कर्तव्य, भारत के नागरिकों के लिए संविधान द्वारा सौंपे गए नैतिक दायित्व है। ये कर्तव्य नागरिकों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और भाईचारे भावना को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित किया गया है, ठीक है। जो भी मौलिक कर्तव्य दिया गया वो क्यों दिया गया, ताकि हम लोग अपने देश में जो एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलकर रहें, भाईचारा हम लोग का बना रहे। मौलिक कर्तव्य से जुड़ी कुछ खास बातें देखते हैं। क्या है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि भाग जो है भाग चौथा ए में अनुच्छेद कितना है ये भी आपको याद रखना है। भारत का जो हमें जो मौलिक कर्तव्य मिला है ना वो अनुच्छेद कौन सा है, 51A में मिला है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य किसमें है, 51A का ए में शामिल किया गया है। इन कर्तव्यों को साल 1976 में संविधान में 42वें संविधान संशोधन, ये भी आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है बार बार। इन कर्तव्यों को साल 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। आपको ये भी याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो रूस से लिया गया। ऑब्जेक्टिव देख लीजिए यहाँ से कैसे कैसे बनेगा। पहला ऑब्जेक्टिव, मौलिक कर्तव्य जो कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन में इसको क्या किया है, जोड़ा गया है। तो कौन सा ईस्वी था, 1976 में। और उसके बाद मौलिक कर्तव्य जो है किस देश से लिया, किस देश के संविधान से लिया गया, तो रूस के देश, मतलब रूस का जो संविधान है उससे लिया गया। भारत में 6 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य का मकसद यह है कि नागरिकों को यह एहसास हो कि सबसे पहले देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सद्भावना को बढ़ावा देना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, देश रहेगा तभी हम लोग रहेंगे, इसलिए सबसे पहले देश की रक्षा होनी चाहिए। मौलिक कर्तव्यों में से कुछ ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम जानते हैं। संविधान का पालन करना सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। सबसे पहले कि मौलिक कर्तव्य में पहला क्या है कि भारत का जो संविधान है उसका पालन करना, उसके आदेशों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, उसके बाद देश की रक्षा करना और आह्वान पर राष्ट्र की सेवा करना। मतलब अगर जब जरूरत पड़ जाए तो देश के हित के लिए, देश मतलब राष्ट्र हित के लिए हम लोग तत्पर तैयार रहना। भारत के लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना, मतलब भाईचारे की भावना का निर्माण करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, ये और सुधार करना, ये हमारा हो गया मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। इतना अगर आप लिख देते हैं मौलिक कर्तव्य में तो काफ़ी है, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव यहाँ से ही पूछा जाएगा, तो आपको इतना चीज़ अगर याद कर लेते हैं तो काफ़ी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट आते हैं और आखिरी होगा, हम मेरे ख्याल से लास्ट सवाल है हमारा, कि मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, ठीक है। वो था मानवाधिकार, ठीक है। ये हो गया मौलिक अधिकार, ये देश के द्वारा दिया जाता है। देखते हैं, हमारा जब कर्तव्य है देश के प्रति तो हमारा मौलिक अधिकार है, हमें कुछ मिला। तो मौलिक अधिकार वे बुनियादी अधिकार हैं और वे बुनियादी अधिकार और स्वतंत्रताएं होती है जो नागरिक को संविधान के जरिए दिए जाते हैं। ये कोई भी देश जो है, कोई भी राज्य जो है नहीं देता है, ये भारत का संविधान हमें देता है। क्या चीज देता है, मौलिक अधिकार। ये अधिकार व्यक्ति के जीवन के लिए जरूरी होते हैं। क्यों जरूरी होते हैं, मान लीजिए कुछ अधिकार हमारे पास रहेगा तब हम किसी के खिलाफ कुछ कर सकेंगे। मान लीजिए हमें कोई कुछ गलत करके चलेगा तो मेरे पास अधिकार ही नहीं है। मान लीजिए कोई भी सरकारी आदमी कुछ गलत कर दिया या कुछ गलत हो रहा है देश में, अगर अधिकार रहेगा तभी तो आवाज उठाएंगे। इसलिए भारत का संविधान हमें ये अधिकार दिया है, अगर कुछ गलत होता है तो उसके विरुद्ध हम लोग आवाज उठा सकते हैं। इनके बिना जो है व्यक्ति का विकास रुक सकता है। मौलिक अधिकारों को देश के मौलिक कानून यानी संविधान में शामिल किया गया है और इन्हें न्यायालय में, मतलब कोई भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई भी हो, उसमें
परिवर्तित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के तीसरे भाग में, ये भी याद रखना आपको, भारतीय संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद कौन सा, 12 में, आपको पता है 12 से 35 तक, ठीक है, याद रखना। आपको जो याद रखना है कि 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार दिया गया है, ठीक है। और उसमें उसके बाद मौलिक कर्तव्य कितना में था, ये आपको याद रखना। मौलिक कर्तव्य था अनुच्छेद 51A में, ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 51A में हो गया आपका मौलिक कर्तव्य, और मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक आता है, ठीक है। तथा नागरिक के मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। भाग कितना है इसमें, तीसरा भाग में, भाग तीसरा, और अनुच्छेद 12 से 35 तक। इन अधिकारों को 6 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। समानता का अधिकार, पहला क्या हो गया, समानता का अधिकार मतलब हर एक व्यक्ति के, मतलब हर एक व्यक्ति को समान अधिकार मिला है, ठीक है। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि हम ऊंचे पद में हैं, या कोई भी राजनीतिक मुद्दा, मतलब राजनीतिक पद पर ऊंचा पर है तो उसे जो अलग से कुछ मतलब स्पेशल कोई अधिकार मिलेगा, कोई ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। सबको समान अधिकार मिला हुआ है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब हम स्वतंत्र है कोई भी चीज़ को बोलने के लिए, मतलब गलत नहीं, कोई भी चीज़ सही मुद्दे को उठाने के लिए हम क्या है, स्वतंत्र है। उसके बाद हो गया आपको स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर किसी का शोषण हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम आवाज़ उठा सकते हैं, ये अधिकार भी हमें संविधान ने दिया है। उसके बाद धार्मिक आज़ादी का अधिकार, मतलब किसी भी धर्म, किसी भी जाति को हम लोग मान सकते हैं, इसके लिए हमें संविधान हमें क्या मतलब अनुमति देता है। अगर हमें इसके लिए अगर कोई रोकता है, कोई बाधा डालता है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। उसके बाद सांस्कृतिक अधिकार, मतलब कोई भी संस्कृति, कोई भी धर्म को मान सकते हैं, सीधा कहने का मतलब है। शिक्षा से जुड़ा संवैधानिक अधिकार भी है, ठीक है। क्या मतलब हम कोई भी कम से कम 5 क्लास तक, 1 to 5 तक तो अधिकार है कि वो जो कोई भी राज्य में अगर रहते हैं तो वहाँ का जो सरकार है वो हमें फ्री में शिक्षा दे। और अभी तक तो अब आप सरकारी स्कूल, आपको पता है 12 तक हो गया, तो आप आसानी से जो है सरकार, किसी भी सरकार से ये आप क्या कर सकते हैं, अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे भी है, सरकार से प्राप्त करने का जरूरत नहीं है, ये अधिकार आपके पास है कि आप जो है फ्री में जो आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको संविधान ये अधिकार देता है, ठीक। उसके बाद उपचारों का अधिकार, ये सब टोटल अधिकार है। इतना अधिकार आपको संविधान द्वारा प्राप्त है, और इसका आप सही मायने में यूज कर सकते हैं, और इसका यूज करके, इसका उपयोग करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए भारत का संविधान को भी पढ़ना है, इसका मौलिक कर्तव्य क्या है उसको भी देखना है, और उसके बाद इसका जो मौलिक अधिकार है उसको भी देखना है। लोग क्या करते हैं, सिर्फ मौलिक अधिकार को याद रखता है, उसका क्या कर्तव्य है देश के प्रति उसको याद नहीं रखता है, तो दोनों को याद रखना, ठीक है। तो ये था आपका आज जितना भी इम्पोर्टेंट था आज हमारा, यहाँ से हम देख लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर कमेंट करें कि कैसा लगा। मेरे ख्याल से अगर आप इतना देख लेते जितना आज मैंने बताया है, तो आपका यहाँ से जो 10-15 सवाल से आपको कम से कम 20-30 सवाल आपका कवर हो जाएगा। और आपको याद सेम टू मतलब हूबहू सेम लाइन याद नहीं करना, सिर्फ आपको वीडियो देख लेना है और अपने मन से उसका जवाब लिखना है, ठीक है। ताकि कोई कॉपी चेक करने वाले को लग जाए कि आप अपने मन से जो है क्या कर रहे हैं, जवाब लिख रहे हैं। इतना ही कहकर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट आपका इंतजार रहेगा कमेंट का। बाय।